नमस्ते स्टूडेंट्स। हमारा कल मेरा लेक्चर जियोटेक का नहीं आ पाया, उसके लिए आप सबसे सॉरी। कोई टेक्निकल इशू हो गया था हमारे लैपटॉप के अंदर, इस चक्कर में कल का लेक्चर मैं आपको नहीं डिलीवर कर पाया। तो हमने प्रीवियस क्लास में सॉइल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था और मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ उन्हें याद कर लें। होपफुली आप लोग ने याद कर लिया होगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कहना तो क्या, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आज आप लोगों का जेईई का डिटेल जो सिलेबस है वो RSMSSB ने जारी कर दिया गया है। जैसा कि एग्ज़ाम की स्कीम है, इसमें आपके 80-40 का रेशो डिसाइड किया गया है। 80% आपका क्वेश्चन या फिर 120 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 80 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल के रहेंगे और 40 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के रहेंगे। तो आपको पूरा जोर हमारे अपने टेक्निकल और राजस्थान जीके पे ही देना है। बहुत से स्टूडेंट से क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या इंडिया जीके भी इंक्लूड होगा, तो अभी विभाग द्वारा ये फिक्स कर दिया गया है कि इंडिया जीके इसमें कहीं पे भी नहीं आएगा। कई लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये अभी कहा जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी सिलेबस में कहीं पे भी इसको मेंशन नहीं किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आगे की हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने एयर कंटेंट तक और परसेंटेज एयर वॉइड्स तक पढ़ लिया था। आज हम आगे की प्रॉपर्टी यानी कि वाटर कंटेंट से कंटिन्यू करते हैं। तो वाटर कंटेंट की बात की जाए तो नेचुरल स्टेट में या फिर फील्ड में या फिर लेबोरेटरी में मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है या पानी को सोखने की क्षमता है या उसके वॉइड्स में भरे जाने वाले पानी की मात्रा है, उसे हम वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। इसको एनालिटिकली रूप में वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड के रेशो के रूप में देखा जा सकता है। किसी भी सॉइल की प्रोफाइल में अगर हम टोटल वेट ले तो वो आपकी वेट ऑफ सॉइल कहलाएगा। अगर उसको ड्राई कर दे तो उसके ओवन में रखने के बाद ड्राई कर दिया जाए और बाद में उसको डिफरेंस दिखा दिया जाए जो नीचे आपको इस फॉर्मूले में दिखाया जा रहा है, और उसको ड्राई वेट के रेशो के साथ अगर हम निकाल दें और परसेंटेज के रूप में रिप्रेजेंट करें तो आपका वाटर कंटेंट आ जाएगा। देखिए, वाटर कंटेंट को आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे मेथड हैं। इनमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज़, अगर आपकी सॉइल फुल्ली ड्राइड है, पूर्णतया सूखी है, तो आपका वाटर कंटेंट जो है ज़ीरो होगा। अंडरस्टूड बात है। अगर सॉइल की प्रोफाइल में पानी होगा ही नहीं तो वाटर कंटेंट हमेशा ज़ीरो आएगा। फुल्ली सैचुरेटेड है, सैचुरेशन का मतलब पहले भी आपको समझाया था। सैचुरेशन का मीनिंग सॉइल के सभी वॉइड्स के अंदर पानी का भरा होना डिग्री ऑफ सैचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर वेट ऑफ वाटर यानी उसके वॉइड्स के अंदर पूरी तरह पानी भरा हुआ है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमेशा मैक्सिमम रहेगी। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन फुल रहने से या उसकी वैल्यू 1 या 100% रहने से उसमें वाटर कंटेंट भी मैक्सिमम रहेगा। और फुल्ली सैचुरेशन की कंडीशन में वाटर कंटेंट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगी। ये जो आपके सामने है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसका जिक्र किया गया है। एक बेंटोनाइट क्ले ऐसी क्ले है जिसका वाटर कंटेंट 500% के आसपास जा सकता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नीचे कुछ मेथड्स आपको दिखाए गए हैं जिससे कि हम वाटर कंटेंट को निकाल सकते हैं। इनमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ओवन ड्राइंग मेथड, ये वाटर कंटेंट निकालने का एक बेस्ट मेथड है। इसमें सबसे पहले एक मिट्टी के सैंपल को जिसमें पानी उपलब्ध है उसे ओवन में 24 घंटे के लिए 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके उसका वापस से वेट लेकर और पहले वाले वेट का
और बाद वाले वेट का डिफरेंस को ड्राई वेट के साथ रेशो लेकर कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन ये मेथड ऑर्गेनिक और क्लेई सॉइल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि ऑर्गेनिक सॉइल या मोस्टली पीट जिसे हम बोलते हैं वो 60 डिग्री के आसपास जल जाती है, या यूं हम कह सकते हैं कुछ सॉइल का पार्ट भी आपका उसमें लॉस्ट हो जाता है। तो ये मेथड ऐसे तो बेस्ट है, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां हैं। नंबर 2 इज सैंड बाथ मेथड। ये एक प्रकार का फील्ड मेथड है। इसमें एक बर्तन का एक मर्तबान समझ लीजिए, उसके चारों तरफ गीली मिट्टी का लेप करके उसको आग में पकाया जाता है। उसको पकाने से पहले उसका वजन लिया जाता है, जिसे हम सैंड बाथ कहते हैं, यानी मिट्टी के बर्तन के अंदर पूरी तरह एक मिट्टी का कीचड़ भर के उसे पकाया जाता है। पकाने पर उसके अंदर उपलब्ध मॉइस्चर पूरी तरह सूख जाएगा और उसका पुनः वेट लेके हमारा जो पीछे डिस्कस किया गया फॉर्मूला है उसमें अप्लाई करके हम वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। थर्ड मेथड अल्कोहल मेथड। अल्कोहल मेथड एक तरीके से पुनः एक फील्ड मेथड ही है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट मेथड है। इसमें गीली मिट्टी के साथ या गीली मिट्टी में कुछ अमाउंट में अल्कोहल को मिक्स करके उसमें बर्न कर दिया जाता है। अल्कोहल क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ है और उसके जलने से मिट्टी में उपस्थित जो भी आपका मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। लेकिन ये मेथड भी अप्रॉक्सीमेट है, क्योंकि जलने के बाद इसमें जो पानी का अमाउंट कितना निकला या ऑर्गेनिक मैटर्स का जलना ये कंट्रोलेबल नहीं होता, सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये मेथड आजकल इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे एक तरीके से इम्पोर्टेंट मेथड है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड के अंदर ये एक फील्ड मेथड भी है और इसको आसानी से किया भी जा सकता है। इसमें कैल्शियम कार्बाइड जो आपका केमिकल होता है, जिसको यहाँ पे CaC2 से दर्शाया गया है, इसे मिट्टी के सैंपल के साथ मिलाकर छोड़ दिया जाता है और एक डेसिकेटर होता है जो मॉइस्चर को इकट्ठा करता है, उसमें रख दिया जाता है। कुछ समय पश्चात ये कैल्शियम कार्बाइड पानी में मौजूद हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है। एसिटिलीन गैस एक प्रकार से इवेपोरेट होने वाली गैस है, यानी हम यूँ कह सकते हैं ये बहुत जल्दी वाष्पीकृत होती है, वॉलेटाइल गैस है। तो आपके पास एक बाई प्रोडक्ट CaOH का होल ट्वाइस ही बचता है। ये मेथड बाकी सभी मेथड्स की तुलना में काफ़ी बेहतर रिजल्ट देता है, लेकिन ये केमिकल थोड़ा सा कॉस्टली होने के कारण बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करने से पछताते हैं। मतलब पछताना नहीं, गलत शब्द है, इस्तेमाल नहीं करते हैं। सेकंड लास्ट मेथड आपका पिक्नोमीटर मेथड। ये एक लैब मेथड है और एक तरीके से बेस्ट मेथड भी कह सकते हैं आप, लेकिन इससे वाटर कंटेंट निकालने के लिए आपको सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी का कैलकुलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को पढ़ेंगे तब इस मेथड को अच्छे से डिस्कस करेंगे। लास्ट आपका टॉर्जन बैलेंसिंग मेथड। ये एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर पानी की बूंदों का वाष्पीकरण होने से उसके अंदर एक नीडल लगी रहती है जो टॉर्जन डेवलप करती है। उस टॉर्जन को मेजर करके आप पानी की मात्रा को या वाटर कंटेंट को निकाल सकते हैं। थोड़ा टिपिकल मेथड है, आप लोगों को ये 6 नाम अच्छे से याद होने चाहिए। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाटर कंटेंट को ज्ञात करने का बेस्ट मेथड कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं उसके अंदर आपका हमेशा से बेस्ट मेथड हमेशा से ओवन ड्राइंग मेथड ही रहेगा, यानी आपको आंसर ओवन ड्राइंग मेथड बताना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जिस तरह से हमने सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, इसी प्रकार से सॉइल के कुछ वेट और वॉल्यूम के रिलेशनशिप्स को भी समझना चाहेंगे। इसे SI और CGS यूनिट दोनों में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने जो आपको नोट्स दिए वो SI यूनिट्स
यानी कि किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के अंदर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट और पहला आता है आपका बल्क यूनिट वेट, टोटल यूनिट वेट या मॉइस्ट यूनिट वेट भी इसको कई बार कह दिया जाता है। यह सामान्यतः मिट्टी के टोटल वजन, जिसके अंदर हवा, पानी सब कुछ उपलब्ध है, उसका कुल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में रेशो लेकर कैलकुलेट किया जा सकता है। बल्क यूनिट वेट किसी भी मिट्टी का कहीं पे भी निकाला जा सकता है और मिट्टी के लिए इसकी वैल्यू सामान्यतः जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं 14 से 18 के बीच में रहती है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स। कई बार हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम वैल्यूज नहीं दी जाती हैं, तो इस रेंज के बीच में आप वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन जनरल 18 वैल्यू जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। ये ज़्यादातर आपकी सॉइल के यूनिट वेट या बल्क यूनिट वेट के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। इसी तरह से ड्राई यूनिट वेट, अगर मिट्टी पूर्णतया सूखी हो तब मिट्टी के ड्राई वेट और वॉल्यूम का अगर रेशियो लिया जाए, जो कि इधर दर्शाया जा रहा है, तो हमें सॉइल का ड्राई यूनिट वेट मिल जाएगा। और बल्क यूनिट वेट हमेशा ड्राई यूनिट वेट से अधिक होगा, क्योंकि हम जानते हैं बल्क यूनिट वेट में पानी भी मात्रा होगी, ड्राई यूनिट वेट में सिर्फ मिट्टी के सॉलिड्स का वजन आएगा। इसलिए बल्क यूनिट वेट हमेशा ड्राई यूनिट वेट से अधिक रहेगा। इसी के साथ आता है सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था, सॉइल के वॉइड्स के अंदर पूर्णतया पानी का भरा होना डिग्री ऑफ सैचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर सॉइल के वॉइड्स के अंदर पानी पूरी तरह भरा हुआ है तो आपकी मिट्टी का वजन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। उस बढ़े हुए वजन को हम सैचुरेटेड वेट या W सैचुरेटेड जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका रेशो जब वॉल्यूम के साथ लिया जाता है तब वह गामा सैचुरेटेड के रूप में लिखा जा सकता है या यूनिट सैचुरेटेड यूनिट वेट लिखा जा सकता है। यह एक इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स ध्यान रखने वाली कि सैचुरेटेड वेट बल्क यूनिट वेट हो सकता है। अगर हमें वाटर कंटेंट पता नहीं हो या पूर्णतः पानी नहीं भरा हुआ हो तो सैचुरेटेड वेट बल्क यूनिट वेट हो सकता है, लेकिन बल्क यूनिट वेट कभी भी सैचुरेटेड वेट नहीं हो सकता, क्योंकि बल्क यूनिट वेट में कभी भी पानी पूरी तरह सॉइल के वॉइड्स में नहीं भरा जा सकता। इसलिए हम बल्क यूनिट वेट को सैचुरेटेड यूनिट वेट के सापेक्ष नहीं लिख सकते। इसकी जनरल वैल्यू की बात की जाए तो ये 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के आसपास जनरली रहती है। नेक्स्ट, हम सब इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम गामा W से रिप्रेजेंट करेंगे, जो यूनिट वेट ऑफ वाटर कहलाता है। और इसकी अलग अलग यूनिट सिस्टम में अलग अलग वैल्यू है। हमारे काम में आने वाली 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको कई बार 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब भी लिख दिया जाता है। और ये जितनी भी वैल्यूज कैलकुलेट की जाती है, पानी का स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस, उस पर कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज मतलब मिट्टी का पानी में डूबा होना। हम लोग जानते हैं कि आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया था। उसके अनुसार कोई भी ऐसी वस्तु जो पानी में डूबी हुई हो, उस पे एक अपवर्ड बायंसी फोर्स एक्ट करता है। उस अपवर्ड बायंसी फोर्स को लगने के कारण जो मिट्टी का वजन है वो या किसी भी वस्तु का वजन है वो कम महसूस होता है, क्योंकि कुछ हद तक वजन को बायंसी एडजस्ट कर देती है। तो मिट्टी के जितने भी यूनिट वेट्स हैं, यहाँ पे मैं मिट्टी इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम सॉइल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। सॉइल के जितने भी वेट है उन सब में सबसे हल्की जो यूनिट वेट मिलेगा वो आपका सबमर्ज यूनिट वेट ही मिलेगा। सबमर्ज यूनिट वेट को गामा डैश या गामा सबमर्ज के रूप में लिख सकते हैं। और इसका एक छोटा सा रिलेशन अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो कई बार इसको सैचुरेटेड वेट में से यूनिट वेट ऑफ वाटर को माइनस करके भी निकाला जा सकता है। सबमर्ज यूनिट वेट की वैल्यू की रेंज भी 8.5 टू 11 किलो न्यूटन पर मीटर के रूप बीच में रह सकती है।
नेक्स्ट जो आपका 6th पॉइंट है वो यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ड्राई सॉइल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सॉइल के सॉलिड का यूनिट वेट निकाला जा रहा है। ड्राई के अंदर सॉइल के सॉलिड प्लस उसके वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी रहते हैं। ये बेसिकली टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वेट ऑफ सॉलिड और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का रेशियो होता है। जो ड्राई यूनिट वेट होता है वो टोटल वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम होता है। तो टेक्निकली देखा जाए इन दोनों में काफी डिफरेंस होता है। और जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है इसकी जनरल रेंज 26.5 से 27 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब रहती है। जनरली इसे हम टेक्स्ट बुक्स में नहीं देखते हैं, लेकिन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या कई बार छोटे न्यूमेरिकल्स के लिए इस वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी यूनिट वेट्स पढ़े, चाहे वो बल्क यूनिट वेट हो, ड्राई यूनिट वेट हो, सबमर्ज यूनिट वेट हो, सैचुरेटेड यूनिट वेट हो और सॉलिड यूनिट वेट हो, इनको इनकी रेंज के अकॉर्डिंग कई बार असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी कि आरोही और अवरोही क्रम में इनके सीक्वेंस को पूछ लिया जाता है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, चाहे वो गेट का हो, चाहे ईएस का हो, चाहे कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो ये नीचे आपकी स्क्रीन पे दो मैंने रेशो चल रखे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में। तो जैसा कि आप सब समझते हैं कि सबसे ज्यादा वेट सॉलिड सॉइल का ही होगा, उसके बाद उससे कम सैचुरेटेड सॉइल का होगा क्योंकि उसमें मिट्टी प्लस पानी रहेगा, उसके बाद बल्क यूनिट वेट होगा क्योंकि उसमें मिट्टी के साथ पानी होगा लेकिन उसकी मात्रा फुल्ली सैचुरेटेड नहीं होगी। देन ड्राई यूनिट वेट, सूखी मिट्टी का वेट होगा, और लास्ट में सबमर्ज्ड वेट होगा। सबमर्ज्ड वेट क्योंकि बायंसी फोर्स लगने के कारण ये सबसे हल्का महसूस होगा। इसी तरह कई बार आपसे असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में पूछ लिया जाए, इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे कम सबमर्ज यूनिट वेट, उसके बाद उससे ज़्यादा ड्राई यूनिट वेट, फिर उससे ज़्यादा बल्क यूनिट वेट, उससे ज़्यादा सैचुरेटेड वेट और सबसे ज़्यादा वेट गामा सॉलिड यानी सॉलिड सॉइल पार्टिकल का रहेगा जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये आपको जितने भी ये रेंज है, सीक्वेंस है, आपको याद रखना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी वास्तव में होती क्या है, क्योंकि ये सॉइल के अलावा एग्रीगेट्स में भी इस्तेमाल होती है और कई ऐसे तत्वों में भी स्पेसिफिक ग्रेविटी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। देखिए, हर मटेरियल का एयर के रेस्पेक्ट में हम एक्चुअल ग्रेविटेशनल इफेक्ट को नहीं ज्ञात कर सकते। उदाहरण के लिए, अगर एक मैं पत्थर का टुकड़ा लूं, उसका इफेक्ट नेचुरल कंडीशन में अलग होगा, और अगर मैं एक हल्की क्ले के मिट्टी को हवा में उछालूं तो उसका ग्रेविटी में इफेक्ट अलग होगा। सीधे शब्दों में पत्थर जल्दी गिरेगा एयर के अंदर और मिट्टी नीचे आपकी धीरे गिरेगी। तो इस समस्या से और अच्छे से हमें इस वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी। वाटर एक स्टैंडर्ड फ्लूइड है जिसके अंदर एक बॉयंसी के अलावा बाकी सब चीज़ें कॉन्स्टेंटली चलती हैं, और उस हिसाब से वैल्यूज को आप, ग्रेविटेशन इफेक्ट को आप आसानी से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट वेट ऑफ सॉइल और यूनिट वेट ऑफ वाटर के रेशो को रिप्रेजेंट करता है। और यूनिट वेट ऑफ इसके अंदर जो हमें यूनिट वेट ऑफ सॉइल और यूनिट वेट ऑफ वाटर को, सॉरी रिप्रेजेंट गलत बोल गया मैं, यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर जो यूनिट वेट का रेशो लिया जाता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर का, उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर 27 डिग्री पे किया गया है, और एकदम अगर हम लैब के अंदर कंट्रोल कंडीशन में करें तो बेस्ट रिजल्ट हमें 4 डिग्री सेल्सियस पे मिलते हैं। फील्ड के अंदर हम 27 डिग्री के ऊपर इस टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं।
नीचे एक छोटा सा फॉर्मूला आपको दिख रखा होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 27 डिग्री सेल्सियस ऑफ सॉइल इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 27 डिग्री ऑफ सॉइल इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ T डिग्री, यानी टेम्परेचर अननोन है। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वैल्यूज को डायरेक्टली किसी भी टेम्परेचर पर स्पेसिफिक ग्रेविटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बात की जाए तो सैंड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 2.65 या 2.67 भी कही जा सकती है। क्ले की स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू हमेशा 2.7 या 2.71 के आसपास रहेगी। इसी तरह से कई बार ऊपर वाले फॉर्मूले को रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमें वेट ऑफ सॉइल और वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकालने के लिए काफी मदद करता है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लैब में इस्तेमाल किया जाता है उसे हम पिक्नोमीटर बोलते हैं। पिक्नोमीटर बेसिकली 4 कांच के जार होते हैं जिसके हमें 4 अलग अलग टाइप के वजन लेने पड़ते हैं। 1 नंबर जार में खाली जार का वजन लिया जाता है, दूसरी बार में जार प्लस मिट्टी का वजन लिया जाता है। मिट्टी इसमें आप अंदाजे से आधी भर सकते हो। तीसरे में उस जार को पूरी तरह मिट्टी के साथ पूरी तरह पानी से भर दिया जाता है और लास्ट में सारी मिट्टी और पानी को निकाल के सिर्फ पानी निकाल के उसका चौथी बार वजन लिया जाता है। तो इन 4 वेट को कैलकुलेट करके जब मैंने जो 2 फॉर्मूले लिखे हैं, सबसे अच्छा जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो इस रेड बॉक्स में आपको दिख रहा है। इसी फॉर्मूले को आपको मेमोराइज करना है। ऊपर वाले को चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। नीचे वाले फॉर्मूले में अगर आप पुट करें तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने के बाद हम वाटर कंटेंट को भी पिक्नोमीटर से निकाल सकते हैं। ये सारे वेट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं। अगर इसको हम इस फॉर्मूले में रख दें, स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे G स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम एग्जैक्ट वाटर कंटेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस ध्यान में रखने वाली बात यहाँ है, यहाँ पे हमें वाटर कंटेंट के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ये जो मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिखे हैं, ये आपके सॉइल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, इंटर रिलेशनशिप्स हैं, उनके बीच में एक संबंध को स्थापित करके बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इनको आपको पूरी सॉइल इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल करना है। ये कुल में आपके 9 या 10 आपके इंटर रिलेशनशिप है। इनको आपको अगली क्लास तक या अगले लेक्चर तक याद कर लेना है, रट लेना है इन इंटर रिलेशनशिप्स को। इनके डेरिवेशंस भी होते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी डेरिवेशन ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इन इंटर रिलेशनशिप्स को डायरेक्टली याद कर सकते हैं। ये मैंने डिटेल के अंदर आपके 10 इंटर रिलेशनशिप्स लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। कंसिस्टेंसी पहले तो सबसे ज़्यादा जैसे इंडेक्स प्रॉपर्टी थी वो सैंडी सॉइल के लिए या कोहेजन लेस के लिए इम्पोर्टेंट थी, उसी तरह से कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्लेई सॉइल के लिए इम्पोर्टेंट होती है, या यूं कहें कोहेजिव सॉइल के लिए इम्पोर्टेंट होती है। कोहेजन लेस सॉइल के ऊपर हम कंसिस्टेंसी को इंडिकेट नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी बेसिकली हमें यह बताती है कि मिट्टी के अंदर उपलब्ध पानी की अलग अलग मात्रा के साथ साथ किस तरीके से उसको अलग अलग शेप में आसानी से बदला जाए, या सीधे शब्दों में मिट्टी के अलग अलग आकृतियों में ढलने की कला को कंसिस्टेंसी कहा जाता है। और इस कंसिस्टेंसी को समझने के लिए कुछ इंडिकेशंस दिए गए, उनमें से कुछ आपके सामने लिखे गए हैं। नंबर 1 इज लिक्विड स्टेट, नंबर 2 इज वेरी सॉफ्ट स्टेट, नंबर 3 सॉफ्ट स्टेट, मीडियम, स्टिफ, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड। ये कुछ मिट्टी की फील्ड की स्टेट होती है। लिक्विड स्टेट मतलब मिट्टी पानी की तरफ फ्लो करेगी। सॉफ्ट स्टेट बहुत मुलायम होगा, पानी इतना होगा बहे नहीं लेकिन काफी मुलायम फील होगा। सॉफ्ट यानी पानी होगा और हमें मुलायम फील होगी। मीडियम थोड़ी सी
पहले के मुकाबले थोड़ी हार्ड हो जाएगी। स्टिफ यानी कठोर मिट्टी, सेमी सॉलिड थोड़ी कठोर, ज़्यादा कठोर, और सॉलिड यानी पूरे पत्थर को, या एक तरीके से सकते पत्थर की तरह वो एक अपने को रिप्रेजेंट करे, वो आपकी सॉलिड स्टेट कहलाएगी। तो इन सब स्टेट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद 1911 में एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका सॉइल में बहुत बड़ा नाम है, मिस्टर एटरबर्ग। उन्होंने कुछ 3 लिमिट्स दी थी, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। ये 3 लिमिट्स आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है पूरी सॉइल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक चार्ट है कि किस तरीके से ये आपकी इंडिकेशंस या इंडिकेट्स आपके इन तीनों लिमिट्स को डिफाइन करते हैं। ये चार्ट एटरबर्ग जी ने दिया था। ये चार्ट बेसिकली वाटर कंटेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बीच में बनाया गया है, और इसमें बेसिकली 4 सॉइल स्टेट्स, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड, इन चारों के बीच में जो आपकी लिक्विड की लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट है, उसको दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में जो लाइन दिख रही है, सॉरी, लिक्विड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट के बीच में जो लाइन दिख रही है, ये लिक्विड लिमिट को दर्शाती है। इसी तरह से प्लास्टिक स्टेट और सेमी सॉलिड स्टेट के बीच की आपकी लिमिट है, वो प्लास्टिक लिमिट को दर्शाती है, और सॉलिड और सेमी सॉलिड के बीच की स्टेट है, वो सॉलिड स्टेट को दर्शाती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही कवर करेंगे। अगले लेक्चर में इन लिमिट्स को और डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ ये काम आती हैं, और इनसे रिलेटेड कौन कौन सी अदर इंडेक्स प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं जो हमारे सॉइल में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। अंत में आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ लेक्चर्स को कंटिन्यूसली देखिए, रेगुलर पढ़ाई कीजिए। अब हमारा सिलेबस भी आ गया है, चाहे सोम का लेक्चर हो, चाहे जियोटेक का लेक्चर हो, अपनी स्टडीज़ को रेगुलर कीजिए। थैंक यू।